ये बात साल 1998 की है, जब मैं नारायणपुर के एक छोटे से कस्बे अहरौरा के एक सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम कर रहा था। उस समय मेरी उम्र यही करीब 25 साल की थी और मैं इस काम में नया था। वैसे तो ये नौकरी मुझे मजबूरन करना पड़ रहा था, क्योंकि घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। पापा की तबीयत लंबे समय से खराब थी और घर में कमाने वाला अकेला मैं ही था। इसलिए मुझे जो भी पोस्टिंग मिला, मैंने बिना सवाल किए उसे स्वीकार कर लिया। अहरौरा का यह अस्पताल यानी कि राजकीय जन स्वास्थ्य केंद्र काफी पुराना था। इस अस्पताल में आसपास के कई गांवों के लोग आते थे। वो अस्पताल बाहर से दिखने में किसी पुराने रेलवे क्वार्टर जैसा लगता था। लंबी सी बिल्डिंग, टूटे हुए प्लास्टर और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग की उधड़ी हुई परतें। वैसे तो दिन के समय उस अस्पताल में कई लोग हुआ करते थे, लेकिन रात होते ही वो इलाका पूरा सुनसान हो जाता था। मेरी पहली रात की शिफ्ट यही तकरीबन 8 बजे शुरू हुई थी। मुझे बताया गया था कि मेरी ड्यूटी वार्ड नंबर 5 में है। वार्ड नंबर 5 बाकी वार्ड से थोड़ा दूर एक कोने में था, एकदम शांत जगह पर जहां बहुत ही कम मरीज आते थे। और ऊपर से नाइट शिफ्ट के वक्त वहां मरीज तो दूर, वहां कोई स्टाफ भी मौजूद नहीं होता था। उस समय सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड और 2 सीनियर डॉक्टर ओपीडी ब्लॉक में मौजूद होते थे। शाम को जब मैं ड्यूटी के लिए पहुंचा, तब तक चारों ओर हल्का अंधेरा फैल चुका था। वार्ड की लाइट तो जल रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी कोई गर्माहट नहीं थी। वहां के माहौल में एक अजीब से भारीपन के साथ एक ठंडक जैसा एहसास भी था, जिस पर मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि उस रात की शिफ्ट से पहले मैं वहां पहले भी गया था, ये देखने के लिए कि आखिर मुझे वहां क्या काम करना है। पर तब मुझे वहां ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जो कि मुझे उस वक्त महसूस हो रहा था। खैर, उस वार्ड में सिर्फ 3 मरीज थे। एक बुजुर्ग महिला जिनकी हालत नाजुक थी, एक एक्सीडेंट केस जो बेहोश था और एक आदमी जिसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी। वो लगातार दीवारों को घूरे जा रहा था और वो भी बिना पलक झपकाए। खैर, उसी बीच मैंने ड्यूटी चार्ट चेक किया, मरीजों में दवाइयाँ बांटी और फिर अपने कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उस दौरान मेरा पीठ दीवार से सटा हुआ था। वहीं पर बैठे मुझे करीब 2-3 घंटे बाद अचानक एक अजीब सा चीज महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे है, क्योंकि किसी के गर्म सांसें मेरे गर्दन पर आ लगी थी। इसलिए मैं तभी चौंक कर पीछे मुड़ा, पर वहां दीवार के अलावा और कुछ नहीं था। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब मैं वहां की फाइलें चेक कर रहा था, तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। वो दस्तक एकदम ऐसी थी मानो कोई बाहर खड़ा है। इसलिए मैं दरवाज़ा खोलने के लिए अपने कुर्सी से उठा, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था और ना ही उसके दाएं बाएं तरफ। वहाँ का कॉरिडोर पूरा खाली था, पर न जाने क्यों उस समय वहाँ की बल्बें टिमटिमा रही थी। खैर, इन सब पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने वापस दरवाज़ा बंद किया और अपने कुर्सी पर आकर बैठ गया। लेकिन अब मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लग रहा था जैसे वहाँ मैं अकेला नहीं हूँ। एक अजीब सी नज़र हर पल मुझ पर बनी हुई है। खैर, उसी रात यही करीब 3:30 बजे जब मुझे मरीजों को दवा देने के लिए उठना पड़ा, मैंने नोटिस किया कि एक कोने में रखी व्हीलचेयर अपने जगह से कॉरिडोर के बीच में आ गई है। उसे देखकर मुझे पहले ऐसा लगा शायद वो किसी अटेंडेंट ने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जब मैंने यहाँ वहाँ देखा तो ना ही वहाँ कोई अटेंडेंट था और ना ही कोई मरीज। तभी मेरी नज़र कॉरिडोर की खिड़की के शीशे पर पड़ी।
जहां मैंने एक धुंधली सी परछाई को देखा जो उस व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। पर जब मैंने पलटकर देखा तो उस व्हील चेयर पर कोई नहीं था, जबकि वो परछाई वो अब भी उस शीशे में दिख रही थी। ये देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, सांसें तेज हो गई थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं खुद को बस बार बार यही समझा रहा था कि ये सब मेरा वहम है, पर असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सब मेरे साथ अब हर रात हो रहा था। कभी किसी के हंसने की आवाज आती तो कभी कॉरिडोर की लाइटें अपने आप बुझ जाती, कभी उन गर्म सांसों का महसूस होना तो कभी शीशे में किसी परछाई का दिखाई देना। ये सब मेरे साथ लगभग हर रात हो रहा था। वैसे तो मैंने ये सब अपने सीनियर डॉक्टर्स को भी बताया था, पर उन्होंने हंसते हुए ये बोलकर इस बात को टाल दिया कि मैं वहाँ पर नया हूँ, इसलिए वहाँ की मुझे आदत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं था। वहाँ के माहौल में रहते हुए मुझे अब कई हफ्ते हो चुके थे। उसी बीच एक रात करीब 2:30 बजे मुझे बाथरूम जाना पड़ा, और अंदर जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई और भी है। मैं चुपचाप अंदर गया, नल खोला और अपने चेहरे पर पानी डाला। पर जैसे ही मैंने अपना सिर उठाकर आईने में देखा, मेरी सांसें अटक गई, क्योंकि मेरे पीछे कोई खड़ा था। वहां एक धुंधली सी आकृति बिल्कुल मेरे कंधे के ऊपर से झांक रही थी। इसलिए मैं घबराते हुए जल्दी पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर फिर जब मैंने दोबारा आईने में देखा तो वो आकृति वो अब भी वही थी, बिल्कुल ठीक मेरे पीछे। उस भयानक मंजर को देखकर मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर वहां कोई सुनने वाला भी नहीं था। हालांकि कुछ देर के बाद जब दोबारा मैंने शीशे में देखा तो वहां अब कोई नहीं था, इसलिए उसे वहां से भागने का मौका समझकर मैं वहां नहीं रुका। यानी कि उस दिन मैं हिम्मत हार गया था। उस रात के बाद मैंने कुछ दिनों तक अस्पताल की छुट्टी ले ली, लेकिन हालत ऐसे थी कि नौकरी पूरी तरह छोड़ना अब भी संभव नहीं था। मेरी छुट्टी पूरी होते ही फिर से वही ड्यूटी लगा दी गई, और फिर एक बार वार्ड नंबर 5। मैंने दोबारा सीनियर डॉक्टर से प्रार्थना की कि मेरी ड्यूटी बदल दे, पर जैसा पहले था वो वैसा ही रहा। किसी और को उस वार्ड में जाना नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे वही काम दोबारा लेना पड़ा। और मैं वहाँ ये सोचकर गया कि शायद पिछले बार की तरह वो सब घटना अब दोबारा नहीं होगी, पर मैं गलत था। उस रात अस्पताल में और भी ज्यादा सन्नाटा था। हालांकि जब मैं वार्ड नंबर 5 के अंदर गया तो पहली नजर में सब कुछ सामान्य दिखा। 3 मरीजें, वही पुराने मशीनें और कोने में वही व्हीलचेयर। लेकिन इस बार मुझे अंदर घुसते ही एक और अजीब चीज महसूस हुई। कमरे में एक गीली मिट्टी जैसी गंध फैली हुई थी। वो गंध बहुत हल्की थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। इसलिए उस गंध को बाहर करने के लिए मैंने खिड़कियां खोली, दरवाज़ा थोड़ा खोला और उस गंध को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। लगभग आधी रात ऐसे ही बीत गई थी। सब मरीज सो रहे थे और मैं अपने डेस्क पर बैठकर मेडिकल फाइल्स देख रहा था। बाहर से हवा के साथ खड़खड़ की आवाज़ें आ रही थी। उसी बीच एक और आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। वो आवाज़ दरअसल उस मानसिक रोगी की तरफ से आ रही थी। उस रात वो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। उसकी आंखें लगातार वार्ड की छत को देख रही थी, बिना पलक झपकाए। हालांकि जब मैंने उसके नब्ज को चेक किया तो सब सामान्य था, लेकिन जब मैंने उससे उसका हाल पूछा तो वो चुप था। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो सिर्फ ऊपर देखता रहा। इसलिए उसे दवाई देकर मैं वापस अपने कुर्सी पर आ गया।
पर तभी बगल की दीवार से बहुत ही हल्की सी दस्तक हुई। पहले तो मैंने सोचा कि ये आवाज़ बाहर से आया होगा, लेकिन जब मैंने दीवार पर कान लगाया तो वो आवाज़ दूसरी ओर से आ रही थी। ऐसे मानो जैसे कोई दीवार के उस तरफ से दीवार को पीट रहा हो। पर इसमें अजीब बात ये थी कि मैं जिस वार्ड में था वो उस बिल्डिंग के एकदम किनारे था, यानी कि उस दीवार के उस पार कोई और कमरा नहीं था। तो ऐसे में उस दीवार को कौन पीट रहा है या फिर कौन पीट सकता है, ये सोचकर अब मैं घबराने लगा। मुझे डर ने फिर से घेर लिया था। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं वहां से भागना तो चाहता था, लेकिन मैं वहां से कहाँ जाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसी बीच फिर से एक बार उसी दीवार पर दस्तक हुई, लेकिन इस बार की आवाज़ पहले से काफ़ी तेज थी। इसलिए आखिर में मैं वहाँ रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उस आवाज़ को मैं जितना नज़रअंदाज कर रहा था वो आवाज़ उतना ही और भी तेज होती जा रही थी। जिसकी अजीब बात ये थी कि वो आवाज़ मेरे अलावा किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, किसी मरीज तक को नहीं। इसलिए ऐसा समझकर कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, मैंने वहाँ से सब कुछ छोड़कर सीधे भागना शुरू कर दिया। और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल गया, क्योंकि उस समय भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। उस रात के बाद फिर कभी मैंने वार्ड नंबर 5 में कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो मेरे घर से हिरनपुर 50-60 किलोमीटर के दूरी पर है, और उस दौरान जब मुझे वहाँ एक काम के सिलसिले में जाना पड़ा था तब वहाँ जाने के उतने अच्छे खासे साधन भी नहीं थे। इसलिए जो रास्ता आज महज 2 से 2.5 घंटे का है, उस समय उस रास्ते को पार करने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते थे। यानी कि उस दिन ये तय था कि मैं काम ख़त्म करके घर देर से लौटने वाला था। पर खुशकिस्मती से वहाँ मेरे कुछ रिश्तेदार रहते थे, यानी कि मेरे चाचा जी, जिनका घर गांव के बाहरी हिस्से में था। वैसे तो मैंने कई सालों से उनसे मुलाकात नहीं की थी, इसलिए जब उन्हें मेरे वहाँ जाने का पता चला तब उन्होंने तुरंत मुझे अपने घर आने का न्योता दिया, जो कि आज भी कई गांवों की परंपरा है। जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि यहाँ सब कुछ सामान्य है। गांव की गलियाँ, खेतों की खुशबू और हर तरफ मवेशियों की आवाज़ें। लेकिन वहाँ रहते हुए धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। पर तब मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अपना काम करना था। खैर, जब मैं चाचा चाची से मिला तो वो मुझे देखकर काफ़ी खुश थे। उन्होंने मेरा तहे दिल से स्वागत भी किया, पर न जाने क्यों उनके चेहरे पर एक अलग सी चिंता थी जो मैंने पहली बार देखी थी। हालांकि मुझे लगा था कि वो सिर्फ मेरी ज़रूरतों के बारे में चिंतित होंगे, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि उनका डर कुछ और ही है। रात के खाने के बाद जब मैं सोने गया तब चाची मेरे बिस्तर के पास एक घेरा बनाने लगी। क्यों, ये मुझे नहीं पता था। सोचा कि ये कोई परंपरा होगी जैसे कई गांवों में होती है, पर फिर भी मैंने चाची से पूछा कि चाची ये सब क्या है, जिसके जवाब में उन्होंने मुस्कुराते हुए बस यही बोला, बस यूं ही गांव में ऐसे टोने टोटके चलते रहते हैं, इसका बुरा मत मानना। चाची की बातों को सुनकर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, और न ही मुझे किसी ने बताया कि ये नमक की रेखाएं किस लिए हैं या इसके पीछे क्या वजह है। हालांकि चाचा के घर में रहते हुए मुझे एक अजीब सी बात महसूस हो रही थी। जब मैं उस घर में पहली बार घुसा था तो वहाँ एक हल्की सी सड़ी हुई गंध थी,
और वो गंध सिर्फ एक ही कोने से आ रही थी, घर के पिछली कोठरी से। खैर, रात को जब मैं सोने गया तो मेरा बिस्तर खिड़की के पास लगा था। बाहर चांदनी फैली थी और गांव की हवा में वो ठंडक थी जो शरीर में एक अजीब सी सिरहन भर दे। लेकिन जब सब सो गए तब मुझे पहली बार कुछ अजीब सा महसूस हुआ। खिड़की से बाहर मुझे अचानक किसी के चलने का आवाज़ आया, जो मैं यकीन से इसलिए कह सकता था क्योंकि वो आवाज़ें बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। जब मैंने खिड़की से पर्दा हटाया तब बाहर कोई नहीं था। हालांकि वहां पेड़ों की सूखी पत्तियां भरी हुई थी। शुरू में मैंने इसका वजह हवा को समझकर मैं इसे अनदेखा करके सोने चला गया, मगर उसके कुछ ही देर के बाद मुझे एक और आवाज़ ने जगा दिया। और वो आवाज़ ऐसा था जैसे खिड़कियों पर कोई कंकड़ पत्थर से मार रहा हो। जब ये सब अचानक से हुआ तब मैं डर गया था, पर मैंने ये सोचकर फिर से खिड़की का पर्दा हटाया कि बाहर कोई शरारती बच्चा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाहर ना तो कोई था और ना ही बाहर के आंगन में कोई कंकड़ पत्थर था। वैसे तो ये सब होते ही मैंने चाचा को बुलाने के बारे में सोचा, पर मैंने उन्हें इसलिए नहीं बुलाया ये सोचकर कि शायद से वो मेरी खातिरदारी करके थक गए होंगे। पर उसके अगली रात इससे भी कुछ भयानक हुआ। उस रात भी पिछले रात की तरह ही चाची मेरे बिस्तर के आसपास नमक का घेरा बनाकर गई थी। फिर उसके कुछ ही देर के बाद जब सभी सो गए तब फिर से अचानक से खिड़की पर कोई कंकड़ पत्थरों से मारने लगा। पर ये पिछले रात जितना देर तक नहीं चला। कुछ देर तक उन पत्थरबाजियों के बाद अचानक मुझे अपने खिड़की के उस पार से एक आवाज सुनाई दिया। वो आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे शुरुआत में तो समझ में नहीं आया, पर जब मैंने उसे गौर से सुना तो कोई मुझे मेरे नाम से बाहर बुला रहा था, जिसे सुनकर पहले तो मैं इस बात से हैरान था कि वहां मुझे कौन जानता है। मैंने खिड़की से भी बाहर देखा, पर बाहर भी कोई नहीं था। हालांकि उसके बावजूद भी मुझे कोई पुकारे जा रहा था। इसलिए ये देखने के लिए कि वो कौन है, मैं अपने कमरे से निकलकर घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। पर जब मैं ऐसा कर रहा था तब मैंने चाची को देखा, जो कि रसोई में पानी पीने आई थी। उन्होंने मुझे देखकर मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब मैंने उन्हें बताया कि कोई मुझे पुकार रहा है। मेरे ये बताते ही उस एक पल में मेरे चाची के होश उड़ गए थे। पर इससे पहले कि मैं इसका कारण पूछता, चाची ने मुझे अपने कमरे में लौट जाने को कहा और बोला कि उस आवाज़ में ध्यान ना दूं। ये सुनकर अब मेरी चिंता बढ़ने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुबह उठकर चाचा जी से इसके बारे में पूछूंगा। पर चाचा ने भी मेरी बातों को टाल दिया। पर उसी दोपहर जब मैं सो रहा था तब अचानक बिजली चली गई, जिसके वजह से कमरे में पंखा बंद हुआ और एकदम सन्नाटा छा गया। पर उस सन्नाटे में मुझे लगा जैसे मेरे कमरे में कोई और भी है, बिल्कुल पास, एकदम सिरहाने के पास, जो वहां सांसें ले रहा था। पर सबसे अजीब तो मुझे तब लगा जब मेरी गर्दन के पास मुझे किसी के सांसों की गर्म हवा महसूस हुई। पर जब मैंने पूरे कमरे में देखा तो वहां कोई नहीं था। वैसे तो उस दौरान मैं इसे अपना वहम समझने वाला था, पर जब मैंने फर्श की ओर देखा तो वहां वाकई में किसी के पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के निशान जो कि कीचड़ में सने हुए थे। इसलिए मैं तुरंत चाचा के पास गया और उन्हें सब कुछ सच सच बताने को कहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्होंने चाची को अंदर से एक पुराने लाल रुमाल को लाने को कहा, जिसमें कुछ राख
बाल और एक काला पत्थर लिपटा हुआ था। वो सब दिखाते हुए चाचा ने मुझे बताया कि ये सब इसके वजह से हो रहा है। कहानी ने अब करवट ली थी। उस पत्थर को देखते हुए मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है और आखिर ये सब कब से हो रहा है। फिर चाचा ने धीरे से बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनके घर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। रात को अजीब आवाजें, दीवारों पर पत्थरों का गिरना और एक खास तरह की ठंडी हवा का उस घर में घुल जाना। यहाँ तक कि चाची के साथ एक रात बहुत ही भयानक चीज हुआ। उन्होंने खुद देखा कि उनके कमरे में कोई खड़ा है। हालांकि अंधेरा होने की वजह से उन्हें किसी का चेहरा नहीं दिखा, पर वो ये यकीन से कह सकती थी कि वहाँ कोई खड़ा था, कोई काला सा आदमी, जिसके वजह से वो एक स्थानीय पुजारी के पास गए थे, जिन्होंने उन्हें कुछ सुरक्षा के उपाय बताए। यानी कि उन्होंने ही नमक की रेखा बनाने को कहा था। पर उन्होंने इन सब के बारे में मुझे पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मुझे चिंता में नहीं डालना चाहते थे, और ना ही उन्हें ये पता था कि उनके साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी होगा। ये सब सुनकर मैं अब सोचने लगा था कि यहाँ मेरा रहना खतरनाक हो चुका है, लेकिन मैं भागना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने कहा, अब जब मैं इन सब के बारे में जान चुका हूँ तो मैं भी आपकी मदद करूँगा। ये कहकर मैंने उसी पुजारी से दोबारा संपर्क किया और उन्हें उन सभी घटनाओं के बारे में बताया जो कि हमारे साथ हो रहा था। इन सब बातों को सुनकर उस पुजारी ने हमें एक पूजा करने का सुझाव दिया, जिसमें घर की शुद्धि के बाद घर को चारों तरफ से बंद करना था। पर इसका सबसे अहम जो हिस्सा था वो था उस काले पत्थर को वापस जमीन में गाड़ देना, जो कि चाची और चाचा को मिला था, यानी कि जब से उनके साथ ये सब होना शुरू हुआ था। खैर, जब वो पुजारी हमारे घर आए तो उन्होंने बताए अनुसार ही घर को गंगा जल छिड़क के पहले पवित्र किया और फिर 4 कीले लेकर उसमें कुछ मंत्रों से पड़े हुए धागे बांधे। फिर उन 4 कीलों को घर के चारों ओर गाड़ दिया ताकि उसके बाद से कोई नकारात्मक शक्ति उस घर में प्रवेश ना कर सके। जिसके बाद उस पुजारी ने कुछ मंत्रों को पढ़ने के बाद हमें एक जगह पर गड्ढा करने को कहा। उस काले पत्थर के अलावा उन चीज़ों को दफनाना था। इसलिए जब उस पुजारी ने उन चीज़ों को दफनाने को कहा, हमने खुद उन्हें बहुत ही गहराई में दफना दिया, जिसके बाद से वो घटनाएं धीरे धीरे कम हो गई। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नीरज जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।